और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ा था। स्टैंडिंग वेव में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जिससे क्वेश्चन आपसे हो जाए, ठीक है। उसी के आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहता है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, देखो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गन पाइप होता है, ठीक है बेटा। और नीचे पानी, मतलब पानी भरा होता है, और यहाँ से कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि इस पानी को हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लो क्या करते हैं कि पानी की हाइट जो हम कुछ यहाँ सेट करते हैं बेटा, यहाँ तक, ठीक है। तो उस केस में सबसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे प्ले हो रहा होता है। तो कितना लूप बन रहा होगा बेटा? देखो, एक ये वन साइड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा, यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? V/4L, मैंने बताया था। क्लोज्ड, वन साइड क्लोज्ड के लिए V/4L, और बोथ साइड क्लोज्ड या बोथ साइड ओपन के लिए V/2L। तो यहाँ पे कितना बन रहा होगा? आधा लूप, हाफ लूप, ऐसे ऐसे बन रहा होगा बेटा, ठीक है। ये क्या होगा? नोड। और यहाँ क्या होगा? एंटी नोड। मैं बता दूँ, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एंटी नोड ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर बनाया है। इसी को हम एंड करेक्शन बोलते हैं। ये आगे मैं अभी, ये कंप्लीट होने के बाद अभी उसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसे ई लिखते हैं, एंड करेक्शन, ठीक है। मान लो स्टार्ट में जो लेंथ आ रही है उसे हम L1 बोल दिए, ठीक है बेटा। तो इसके हिसाब से ध्यान देना कि जो L1 प्लस ई है, देखो टोटल लेंथ कितना आ रहा है? L1 ये, और प्लस ई थोड़ा सा और। तो L1 प्लस ई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा λ/4। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया? 4। या हम क्या करते हैं, इसको L1 प्लस ई ही लिखे रहने देते हैं बेटा, ठीक है। यही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। सेकंड केस में हम देखते हैं कि जब इसका हम, ये फंडामेंटल मोड हो गया। जब हम नेक्स्ट हायर मोड की बात करें तो नेक्स्ट हायर मोड में क्या होता है? एक लूप और बढ़ जाएगा। एक लूप और बढ़ेगा तो इस बार मान लो रीडिंग यहाँ पे आ रही है, ध्यान देना। और इस बार ये रीडिंग जो है वो L2 है। तो इसी आधे लूप में एक लूप और बढ़ा देना है। बढ़ाते हैं, ये एक लूप और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वो एंटी नोड, ये नोड, यहाँ पे एक और एंटी नोड बन जाएगा, और यहाँ पे ये नोड बन जाएगा, क्योंकि पानी अब नीचे आ चुका होगा, ये अब ऊपर पानी नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा? L2 प्लस ई। तो ध्यान देना, इस बार लेकिन जो टोटल लेंथ, ये लेंथ कितना होगा? इतनी लेंथ, देखो ध्यान से फिर से बोल रहा है, ये लेंथ एक लूप का कितना? λ/2। और ये लेंथ कितना? λ/4। टोटल लेंथ कितना? 3λ/4। 3λ/4, ठीक है बेटा। तो ये आ गया। तो आप क्या करिए, चाहे तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3L1 प्लस 3E बराबर कितना हो गया? 3λ/4। अब ये भी 3λ/4 है। अब ये बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा। इसलिए कितना आ जाएगा? देखो, 3L1 प्लस 3E बराबर कितना हो गया? L2 प्लस ई। यहाँ देखो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये 3 और इधर गया तो कितना? 2E, ठीक है। 2E बराबर कितना? L2 माइनस 3L1, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी बेटा L2 माइनस 3L1/2। दिस इज फॉर्मूला फॉर एंड करेक्शन। ब्रेक देता एंड करेक्शन, ठीक है बेटा। अब क्या करना है? अब सेकंड पार्ट में हमें ई एलिमिनेट करना है। इसमें हमें क्या एलिमिनेट करना है? ई। इसी को फर्स्ट फॉर्म, मतलब इक्वेशन मान लो, इसी को सेकंड मान लो, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट वाला करते हैं। दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? देखो,
L2 माइनस L1 बराबर आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4, यानी कितना 2 लेमडा बाई 4, दैट इज लेमडा बाई 2। तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया, लेमडा आ जाएगा 2 इंटू L2 माइनस L1। इसलिए V बराबर क्या होता है बेटा, F लेमडा। यहाँ से V स्पीड ऑफ साउंड कितना हो गया, V बराबर F की वैल्यू गिवन होगी और लेमडा कितना 2L2 माइनस L1। तो मैं लिख सकता था इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड वो कितना हो जाएगा, V दैट इज 2F L2 माइनस L1। ये होता है बेटा, ठीक है। अब मैं आपसे बता दूं, देखो कुछ चीज़ें इसके बारे में, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देता हूं कि रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक पाइप होती है, उस पाइप में कुछ हाइट तक पानी भरा होता है, कुछ हाइट ओपन रहता है। उस ओपन एंड में हम एक, देखो ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क अभी बताऊंगा आगे क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क में 2 प्रॉन्ग्स बोलते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क आपने में भी देखा होगा। उस ट्यूनिंग फॉर्क को ले जाते हैं और रबर पैड पे हिट करने के बाद, ध्यान देना, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क मतलब ऐसे है तो, और ये मैंने कहा अगर रेजोनेंस मतलब वो ऑर्गन पाइप है या कॉलम है, ठीक है, वाटर कॉलम, जिसमें जो पाइप कॉलम कह लीजिए, इस पाइप में ये हिट करने के बाद इसको ऐसे रखते हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इसको वर्टिकल प्लेन में रखते हैं। ध्यान देना, मतलब दोनों प्रॉन्ग्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं रखते कभी भी, ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिंग, और वो ट्यूनिंग फॉर्क जो यूज करते हैं वही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे F लिखी हुई है और उससे फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते सीधे। 2F L2 माइनस L1, L2 क्या है, L1 क्या है पता है, और इंटू 2F करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एंड करेक्शन भी पूछता है, तो एंड करेक्शन कितना होगा, L2 माइनस 3L1/2, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाते बेटा इसे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एंड करेक्शन क्या होता है। एंड करेक्शन क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, कोई भी ऑर्गन पाइप बेटा, ठीक है, और मान लो ये ओपन एंड है, मान लो ये क्लोज एंड है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि जो एंटी नोड यानी मैक्सिमम वाइब्रेशन वाला पॉइंट है वो ओपन एंड पे बन रहा होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जो एंटी नोड होता है वो ओपन एंड से थोड़ा सा बाहर बनता है। यानी हम एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि ऐसे बन रहा होगा, नहीं एक्चुअल में ये एंटी नोड यहाँ पे ना बन के थोड़ा सा ऊपर बनता है, और जितना बाहर बनता है दिस इज नोन एज एंड करेक्शन। इसी को बोलते हैं इको एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन की जो वैल्यू होती है ई, ये होता है बेटा 0.6R या 0.3D, 0.6R या 0.3D, जहाँ पे R क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। तो D क्या हो गया बेटा, D हो गया डायामीटर ऑफ ऑर्गन पाइप। क्लियर है। तो एंड करेक्शन क्या हो गया। अच्छा, क्लोज्ड एंड पे ऐसा नहीं होता। क्लोज्ड एंड जब बोथ साइड क्लोज होता तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। वन साइड ओपन है तो ई यहाँ पे ऐड होगा, यानी यहाँ पे अगर ये लेंथ हम एल ले रहे हैं तो यहाँ पे जो λ/4 होगा टोटल, ये इस वाले केस में λ/4 जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, L + E के बराबर, ठीक है। मान लो मैंने कहा बोथ साइड ओपन रहता, बोथ साइड ओपन, तो यहाँ पे ओपन एंड है, तो एक्चुअल में यहाँ पे भी थोड़ा सा बाहर निकल के बनता और नीचे वाले में भी थोड़ा सा बाहर निकल के बनता। तो यहाँ भी ई एक्स्ट्रा आता, यहाँ भी ई एक्स्ट्रा आता, और ये लेंथ कितना बेटा, L।
ठीक है। तो इस वाले केस में ये वन साइड ओपन, ठीक है। अब उस वाले केस में कितना आता, उस वाले केस में देखो ये टोटल लेंथ कितना होता है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 बराबर कितना आता L प्लस 2E। ये किसके लिए, बोथ साइड ओपन, ठीक है। तो बोथ साइड ओपन के लिए ऐसा होगा और वन साइड ओपन के लिए ऐसा होगा। क्लियर है बेटा। तो एंड करेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। निकालते कैसे हैं वो मैंने फॉर्मूला बता दिया, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में कितना होता है L2 माइनस 3L1/2, और बाकी होता क्या है वो आप देख लीजिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए बेटा, मिटाते हैं। अब यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क वर्ड आया था। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, देखो ट्यूनिंग फॉर्क होता है ऐसा, इस तरह का, ऐसे ऐसे करके, ये, ठीक है। ये जो ये मतलब ये और ये, इन्हें दोनों को बोलते हैं प्रॉन्ग्स। ये प्रॉन्ग्स होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, वाइब्रेशन क्या होती है ध्यान देना, ये जो दोनों प्रॉन्ग्स हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। यानी वाइब्रेशन अगर हम इस वाले की बात करें तो ऐसा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान देना ये भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एंटी नोड, ये भी क्या हो गया एंटी नोड, ये क्या हो गया नोड, ये भी क्या हो गया नोड, और ये भी क्या होता है, ये एंटी नोड होता है। तो याद रखना कि ट्यूनिंग फॉर्क में नोड कितने बनते हैं, 2, और एंटी नोड्स कितने बनते हैं, ये नोड्स और ये एंटी नोड्स, ये कितने बनते हैं 3। ये क्वेश्चन में पूछा हो कितने एंटी नोड बनते हैं, तो 3 एंटी नोड बनते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। एक और पॉइंट की, ट्यूनिंग फॉर्क जो है ऑलवेज, ट्यूनिंग फॉर्क ऑलवेज वाइब्रेट्स, ऑलवेज वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड, ठीक है। यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क ऑलवेज अपने फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेट करता है, यानी उस समय जो फ्रिक्वेंसी प्ले करता है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी प्ले करता है। यानी आप कह सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क ऑलवेज वाइब्रेट्स इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा तो उस समय जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा होगा, प्ले कर रहा होगा, वो क्या होगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एक चीज़ हो गई, ये चीज़ क्लियर रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, देखो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जैसे मैं कहूँ कि एक तो होता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दूसरा एक होता है वैक्स अप्लाई करना इसके प्रॉन्ग्स पे, मतलब मोम लगा देना इसके प्रॉन्ग्स पे, ठीक है। तीसरा होता है बेटा कि फाइल करना, घिसना। तो पहला चीज़ ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पूरा ही लिख देते हैं, ऑन इंक्रीजिंग temperature frequency of tuning fork decreases। याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। क्लियर है। दूसरा आता है ऑन अप्लाइंग वैक्स ऑन prongs, frequency
ऑल्सो डिक्रीजेज। ये दो चीज़ें की जाती है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, दूसरा वैक्स अप्लाई किया जाता है। दोनों केस में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तीसरा एक केस आता है ऑन फाइलिंग, ऑन फाइलिंग प्रॉन्ग्स। अब इससे सोचने के लिए सोच लो, समझने के लिए, कि वैक्स अप्लाई करने पे वो थोड़ा सा थिक होता है तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। तो फाइल करने पे क्या होगा, पतला होगा, घिसने पे पतला होगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज कर जाती है। तो ऑन फाइलिंग प्रॉन्ग्स फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज। तो याद रखने का तरीका समझ में आ गया बेटा? क्या सिंपल सा आसान है कि टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तब भी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, वैक्स अप्लाई करें प्रॉन्ग्स पे तब भी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी, और अगर उसे घिसें यानी फाइल करें तो उस केस में फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे या वैक्स अप्लाई करने पे फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है, और फाइल करने पे फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीज करती है। एक और चीज़ कि ये ऑलवेज फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करता है, यानी ये ऑलवेज एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी ही प्रोड्यूस करता है, कौन, ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। तो चलिए अब बीट, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं बेटा, होती है बीट फ्रिक्वेंसी, वो देख लेते हैं। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बीट फ्रीक्वेंसी समझने के लिए समझ लो कि कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट, अब अच्छा ये क्यों बनता है वो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है जब ऐसी दो इंस्ट्रूमेंट जो लगभग जिनकी फ्रिक्वेंसी बराबर होती है, बराबर मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो एक साथ प्ले करते हैं, तो दोनों का जो इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो मैक्सिमाज जो बनते हैं और मिनिमाज जो बनते हैं, उन मैक्सिमाज और मिनिमाज बनने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स, एंड दैट इज नोन एज बीट फ्रिक्वेंसी। यानी कि सिंपल सा, यानी दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को जो प्ले कर रहे हैं उसकी वजह से जो मैक्सिमम मिनिमा बनेगा, उन मैक्सिमम मिनिमाज की जो फ्रिक्वेंसी होती है बनने की, उसी को हम बीट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा दो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हों जिनकी फ्रिक्वेंसीज F1 और F2 हो, तो F1 डिफरेंस F2 जो होगा यही बीट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सिंपल सा। ठीक है, F1 माइनस F2 क्या हो जाएगी, बीट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं F0 मान लेता हूँ, मान लो बेटा, या FB मान लो, FB, बी फॉर बीट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जो ह्यूमन ईयर होता है, हमारा कान जो होता है, वो सेंसिटिविटी उसकी ऐसी होती है, वो सिर्फ 10 हर्ट्ज तक की बीट फ्रिक्वेंसी को ही रिकग्नाइज करता है, कर पाता है। इसलिए हम मानते हैं कि 10 हर्ट्ज तक की बीट फ्रिक्वेंसी को ही हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर वाले को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ बी होता है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। ये होना चाहिए किसके लिए बेटा, ह्यूमन ईयर के लिए, हमारे लिए। ठीक है, अब जो बीट फ्रीक्वेंसी पे जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते हैं। मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल आपको करा देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल आपको कराता हूँ। ठीक है, बताता हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, एग्जांपल, देता है कि मान लो ट्यूनिंग फॉर्क A and B gives beat frequency of 6 hertz when
played together. ठीक है, then some wax is applied on B. ध्यान देना ए पे नहीं बी पे. सम वैक्स इज अप्लाइड ऑन बी एंड played together, then they 2 minutes. No. Then some wax is applied on B and played together. Beat frequency this time is 4 hertz. If FA is 300 hertz, then find frequency of tuning fork B. Solution. ध्यान देना बेटा, हमें क्या पता है, FA पता है, हम बताते हैं कैसे करते हैं, एकदम ओरल, एकदम आसान तरीका है. हमने कहा मान लो A पता है, इससे लिख दें 300 हर्ट्ज. कौन है बेटा ये A. अब A B के साथ कितने की फ्रिक्वेंसी देता है, 6 की. तो 6 की देता है, इसका मतलब कि 6 ज़्यादा भी हो सकता था, 6 कम भी हो सकता था. मैंने यहाँ पे लिखा 306. कौन B. या 300 में से 6 घटाओ कितना, 294. कौन B. ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा, 6 का. तो 306 भी पॉसिबिलिटी थी और 294 भी पॉसिबिलिटी थी. अब एक कंडीशन और देता है. अगली कंडीशन क्या दे रहा है कि सम वैक्स इज अप्लाइड ऑन बी. अच्छा, वैक्स अप्लाई करने पे क्या होगा, बी की फ्रिक्वेंसी घटेगी. यानी मैंने कहा वैक्स अप्लाई करने पे, ये तो नॉर्मल था. अब वैक्स अप्लाई करते हैं. वैक्स अप्लाइड, वैक्स अप्लाई करने पे जैसे ही है इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी घट जाएगी, कम हो गई. ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ये भी क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया. अच्छा, ये तो 300 वाला फिक्स है, ये पे कुछ किया नहीं हमने. अब ध्यान दो, यहाँ पे ये देखो ये, और ये देखो ये. यहाँ पे इस वाले केस में बीट फ्रिक्वेंसी क्या होगा, देखो घट गया, डिक्रीजेस. मैं एरोस दिखा दे रहा हूँ. और यहाँ पे क्या होगा बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. यानी कि अगर 306 रहा होता बी की फ्रीक्वेंसी और बी पे वैक्स अप्लाई करते हो तो ये घट के 304 हो जाता. तो इस बार बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है, 304 माइनस 300 यानी कितना, 4. और 4 मिल रहा है. और इस केस में अगर हम कहे होते वैक्स अप्लाई करते 394 होने पे, तो 294 से और घट जाता. कितना होता, मान लो 292, थोड़ा सा घट गया, 2 ही मान लो, 292 हो जाता. तो इस बार डिफरेंस कितना होता है, 8 का. तो यानी कि अच्छा, यहाँ पे तो दे दिया 4 हर्ट्ज. कई बार वो ये ना दे के बस देता है कि फ्रिक्वेंसीज, बीट फ्रिक्वेंसी घट गई. तो अगर बीट फ्रिक्वेंसी घट गई तो इस बार आंसर क्या होगा, 306. और बढ़ जाती तो आंसर क्या होता, 294. इसलिए इसलिए फ्रिक्वेंसी ऑफ बी क्या हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा, 306 हर्ट्ज. दिस विल बी द आंसर. आप समझ गए, बीट फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. एक और क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है कई बार कि मतलब किसी मतलब ट्यूनिंग फॉर्क है और साथ में एक ले लेता है सोनोमीटर. ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, वो भी करा ही देते हैं. ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं इसे बेटा.
एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको दे रहा है ए सोनोमीटर वायर एंड ए tuning fork is played is played together and gives beat frequency of 5 हर्ट्ज। ठीक है, ये कह रहा है 5 हर्ट्ज की बीट फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं। देन सम एक्स्ट्रा मास is added to sonometer and again they played and gives beat frequency of 8 हर्ट्ज। ठीक है, if initial frequency of sonometer wire is 200 hertz, then find frequency of tuning fork। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहले आपसे बता दूं सोनोमीटर होता कैसा। सोनोमीटर बस देख लो बेटा, ऐसे करके होता है, एक वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे पुली लगी होती है और ऐसे एक मास हैंग कर देते हैं। ठीक है, इस मास को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे एक बोलते हैं कि ब्रिज लगाते हैं, इन दोनों के बीच की वायर ही प्ले हो रही होती है और ये दोनों एंड जो होते हैं वो नोट की तरह काम करते हैं। उससे मतलब नहीं हो सोनोमीटर अलग चीज़ों की, बस ये है कि ऐसा होता है। मास यहाँ पे देखो, अब इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें अगर हम, तो हम क्या लिख लेते हैं बेटा, फ्रिक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर। अब हमें नहीं पता फंडामेंटल मोड में कर रहा है इसमें, लेकिन बोथ साइड क्लोज, ध्यान देना दोनों नोट की तरह, तो बोथ साइड क्लोज, यानी किस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए थी, V/12। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं लिखता हूँ कि इसे F बोल देता हूँ। तो सोनोमीटर वायर की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मान लो nth मोड में वाइब्रेट कर रहा हो तो n × V/12 होती है। अच्छा, n/12 लिख लो किनारे। V कितना होता है, V होता है √T/μ। स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग कितना होता है, √T/μ। टी क्या है यहाँ पे, टेंशन। ठीक है, टी क्या है बेटा यहाँ पे, टी यहाँ पे टेंशन है। यानी एक चीज़ समझ में आ गई क्या, कि अगर हम टेंशन इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमने मास एक्स्ट्रा, देखो लिखा है देन सम एक्स्ट्रा मास इज एडेड, यहाँ एक्स्ट्रा मास ऐड करते ही टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ते ही फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ गई होगी। तो हम पहला केस लेते हैं। पहला हमने कहा, अच्छा दिया है कि सोनोमीटर वायर की फ्रिक्वेंसी कितनी है बेटा, 200। हम ले लेते हैं 200 हर्ट्ज, ये सोनोमीटर है, सोनोमीटर वायर की। ठीक है, अब कितना दे रहा है, पहले
हर्ट्ज की बीट फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती थी, 200 से 5 जोड़ो कितना, 205 हो सकती थी। ठीक है, एफ नॉट कह लो, चलो ठीक है। या 200 में से 5 घटाओ कितना बेटा, 195 हर्ट्ज भी हो सकती थी, 195 हो सकती थी एफ नॉट की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एक्स्ट्रा मास ऐड करते हैं। जैसे हमने एक्स्ट्रा मास ऐड किया, टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ते ही फ्रिक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर बढ़ गया, यानी सोनो इस बार ये चेंज हो रहा है, ध्यान देना, इस बार इसको ट्यूनिंग फॉर्क नहीं चेंज करा, सोनोमीटर चेंज करा, तो ये चेंज क्या होगा, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, हल्का सा ऊपर हो गया। तो ध्यान दो, इस बार ये गैप क्या हो गया, डिक्रीजेस, ये गैप डिक्रीज कर गया। और ध्यान दो, ये गैप और ये गैप क्या हो गया, ये गैप देखो ये इंक्रीज कर गया। और बोल रहा है कि बीट फ्रिक्वेंसी सेकंड टाइम्स कितनी हो जाती है, 8 हर्ट्ज। कितनी हो जाती है, 8 हर्ट्ज, यानी कि बढ़ जाती है। तो बढ़ने वाले के हिसाब से ये हमारा फेवरेबल कंडीशन, गिवन कंडीशन हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 195। इसलिए फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो एफ नॉट हमने माना वो कितना हो जाएगा बेटा, 195 हर्ट्ज। दिस विल बी द आंसर। तो मैं बताता हूँ ना, बीट फ्रिक्वेंसी पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर, फिर से बीट फ्रिक्वेंसी पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो लगभग मैं कह रहा हूँ आपसे ना कि स्टैंडिंग वेव में बीट फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग हमने देख लिए। ठीक है, और बाकी और किसी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कोई फंसेगा तो मैं वो बता दूंगा आपको, या अलग से उसका वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन लगभग ऐसे क्वेश्चन मेजॉरिटी में मिलते हैं, वो आपसे क्वेश्चन अब होंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।